Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Meet the Past. And today we are again going to discuss the topic of Zulfikar Ali Bhutto. It's a continuation of the last episode, जिसके अंदर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद की सक्सेसेस और फेलियर्स और उनके अदवार में होने वाली तमाम उनकी खूबियों और खामियों को एनालाइज करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सर हमजा अब्बासी। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू। सर लास्ट एपिसोड में हमने बहुत तफसील के साथ हमने डिस्कस किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के क्या पॉजिटिव्स थे, जैसे कि शिमला एग्रीमेंट हो गया या ओआईसी की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। आज मैं चाहता हूं कि हम स्टार्ट इसको करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर मेजॉरिटी ने अग्री भी किया, ठीक है, वो ये लेके आते हैं एक पहला नॉन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एक्चुअल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो नजर आती है आपको। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शायद सबसे बड़ा फ्लेक्स था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी तकरीर में भी ये कहा था कि हमने पहले एलएफओ दिया, फिर हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया और इतने अरसे में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में 7 अमेंडमेंट्स किए अपने दौरे इख्तियार में। अच्छा, हाँ, अच्छा जुल्फ़िकार तो इसलिए ज़िया की अमेंडमेंट 8th अमेंडमेंट जी, इसलिए ज़िया वाली अमेंडमेंट 8th अमेंडमेंट कहलाती है क्योंकि उससे पहले 7 भुट्टो साहब अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में 7 अमेंडमेंट। एग्ज़ैक्टली। ये बात अक्सर मेरे मेरे भी ज़हन में आती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ज़रूर था, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से मुतमईन नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने गाए-बगाए इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की और इसमें तरामीम की जो तकरीबन जो 7 थी। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने कहा कि पहली मर्तबा एक डेमोक्रेटिक और एक पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आया और एक नॉन रिजिड का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली एडैप्टेबिलिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा थी और शायद यही वजह है कि 1977 में जब ज़िया साहब ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल किया खाली, मनसूख नहीं किया और यही चीज़ परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने मुअत्तल किया, मनसूख नहीं किया, क्योंकि शायद इन दोनों फौजी हुक्मरानों को भी पता था कि पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हुए ये एक खासी जो है वो लॉजिकल चीज़ है और खासा लॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है जो वक्त के साथ है वो इवॉल्व हो इवॉल्व सकता हो है। सकता है। सर यहाँ पे मैं नॉन रिजिड के वर्ड के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला नॉन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके अंदर आपके पास ये गुंजाइश होती है कि विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट एनी क्लॉ that you don't like can be changed with the consent of the parliament, but you need 70% majority for that. 2/3 2/3 टू majority बी for that. प्रिसाइज हाँ, to be precise, हाँ, 67 68, असल में 67, जब आप 68. कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जाते हैं ना तो एक-एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता जी है। हाँ, बिल्कुल। तो 66.66% और 70% में बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है। और सर यहाँ पे 20 आज हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो माशाल्लाह से अभी रिसेंटली 26th अमेंडमेंट इसमें हुई है। सर माजरत के साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंजेबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने एक्चुअली रूलिंग एलीट को और वो लोग जो हमेशा पावर में रहे हैं और रहना चाहते हैं उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाया है। जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को पीएमएलएन भी अमेंड कर चुकी है नवाज शरीफ को तीसरी दफ़ा पावर में लाने के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और जरदारी साहब भी इसको अमेंड कर चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए और दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के बैठे गए हैं। देखिए वैसे तो फिर फौजी हुक्मरानों ने भी अमेंड किया है, जी सही है, जिया साहब ने किया, उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया और जहाँ तक आप तरमीम की बात करें कि 26 तरामीम हो चुकी है, तो 27 तरामीम तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो चुकी है। मैं मान लेता हूँ कि उनका स्पैन बहुत ज़्यादा है। जी हमारा स्पैन उसके मुकाबले में जो है वो तकरीबन 4 गुना कम है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, हर मुल्क के होते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये इट वाज़ अ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर्स और आपने कहा कि पार्लियामेंट की जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो इसमें हम सामीन के लिए और अपने नाज़रीन के लिए एक चीज़ क्लियर कर दें कि खाली नेशनल असेंबली से आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है, आपको सेनेट से भी 2/3 मेजॉरिटी जी चाहिए होती है। बिल्कुल। और जब तक अपर हाउस इसको वैलिडेट नहीं करेगा, जब तक अपर हाउस इसको 2/3 मेजॉरिटी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक कोई चीज़ ना ऐड हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कोई चीज़ माइनस हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों में चाहिए होती है। बिल- तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने का तरीका था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पंजाब और सिंध में एक मेजॉरिटी थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन 2 सूबों में
केपीके जिसको एनडब्ल्यूएफपी कहा जाता था और बलूचिस्तान। सर यहाँ पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़िंग पोज़ीशन में जाना पड़ा। ऐसा लगता है कि वो शायद इक़्तिदार के इतने ज़्यादा शौकीन थे कि बाय हुक और बाय क्रुक वो जो है वो इक़्तिदार में रहे। 2 पार्टियाँ सर जेयूआई जमीयत उलमा इस्लाम और एएनपी जो कि उस वक़्त एनएपी कहलाती थी, नेशनल अवामी पार्टी कहलाती थी। इनको फ्री हैंड दे दिया बलूचिस्तान और केपीके के अंदर कि ये जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से जस्ट बिकॉज़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वांटेड टू स्टे इन पावर। तो इन 2 पार्टीज़ को जो है यहाँ पे एक फ्री हैंड दे दिया गया जो बाद में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ही प्रॉब्लमैटिक साबित हुई। तो इसमें हमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ का लफ़्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो आप कहना ये चाह रहे हैं, मेरे ख़्याल में जो बात मुझे आपकी समझ में आ रही है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सोशलिस्ट अप्रोच थी, रोटी, कपड़ा, मकान और जो है वो पैसा जो है वो आवाम के पास होना चाहिए, सेंट्रलाइज़ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और 22 जो है वो ख़ानदानों से पैसा लेकर जो है वो आवाम में तक़सीम करें, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। तो आपके ख़्याल में भुट्टो साहब ने उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया? सर भुट्टो साहब ने बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। इनफैक्ट अपने सोशलिज़्म के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे 1977 के अंदर, वो इस्लामिस्ट हो गए थे। बहरहाल सर हम इसको आगे लेके चलते हैं। चलें। लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेसेस, द मेन सक्सेसेस एंड फेलियर्स जिसके ऊपर हमारे बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं 14 मार्कर। तो हम उस टॉपिक के ऊपर आते हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की सबसे पहले बात करते हैं। मेरी नज़र में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। जब वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की तरफ आए तो क्योंकि इसके डायनामिक्स हैं कुछ इस तरह से कि आधा पाकिस्तान 60% आपका एग्रीकल्चर, 56% पॉपुलेशन आपसे अलग हो चुकी थी। अब आपकी इकोनॉमी का साइज़ आधे से भी कम रह गया था। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे थोड़ी-सी अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करी और उन्होंने ये बोला कि जस्ट लाइक चाइना या रशिया अम, एक क्योंकि वो शायद कम्युनिस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी थे, एग्री तो उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने की बात की। इसमें क्या होता है सर कि जितनी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट एक कंपनसेशन अमाउंट देके खरीद लेती है, ओन कर लेती है। जो गोल था, जो एम था इसके पीछे वो ये था कि भाई नंबर ऑफ मशीनरी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा और हम इस छोटे से पार्ट में जो वेस्ट पाकिस्तान बचा कुछ आपके पास रह गया है, इसको हम इतना प्रोडक्टिव बना लेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मिल के भी जो तरक्की नहीं कर सके वो उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा। गोल ये था। लेकिन सर माजरत के एशियन टाइगर इकोनॉमी वाली बात। एशियन टाइगर इकोनॉमी को ही कम्पीट करने की बात हो रही थी, मगर वो अयूब खान के टाइम पे सक्सेसफुल थी बिकॉज ही नेवर अडॉप्टेड नेशनलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे सर एक और भी आपको चीज नजर आएगी कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो का अयूब खान से जिस बात पे कॉन्फ्लिक्ट का 22 फैमिलीज के हाथों में सारे मुल्क की इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर था, वो और छीनो मिल जरदारों से के जो नारे लगते थे, ये इसका मकसद नेशनलाइजेशन का वो भी था कि वो जो 22 फैमिलीज जो सारी इंडस्ट्रीज को ओन करके बैठी हुई थी, उनकी पावर्स को जो है वो कम करने के लिए नेशनलाइजेशन पॉलिसी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब लेके आए। आप आपको इसके नहीं बाद लगता कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए अपनी वर्कर्स को और अपने वोट बैंक को पैसिफाई करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था? बेशक क्योंकि जब गवर्नमेंट ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया, तो उन इदारों में नौकरियाँ उसमें क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ में नौकरियाँ देने के लिए पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो थे वो आइडियल कैंडिडेट्स थे। एब्सोल्युटली। ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको दी, लेकिन बात ये है कि ये वो पॉइंट है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसीज़ का, जिसके ऊपर मुझे आपसे मजबूरन एग्री करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। सही है। सर यहाँ पे एक और अगर हम जो पीपल्स पार्टी का थॉट प्रोसेस है जो मैंने आज तक रीड किया है और मैं इवैल्यूएट करते हुए आ रहा हूँ, रोटी कपड़ा और मकान के नारे को देख लें आप, या नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने को लेकर बेनजीर आती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है और रोटी कपड़ा मकान। एक्चुअली ये वो रीजन है जिसकी वजह से आज तक भुट्टो जिंदा है। वजह क्या होती है सर कि आप एक आदमी को जॉब दे दें, उसके उसके 6 फैमिली मेंबर्स आपको वोट देंगे। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? और ये यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज़ अगर ड्यूरिंग द सर्विस वो ऑफिसर मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके बाद उसकी जॉब उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो इस वजह से दैट इज़ व्हाट कीपिंग ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अलाइव। अलाइव टिल टुडे। अच्छा, ये इसको थोड़ा-सा इसको एक लास्ट नोट पे मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो मेरी नज़र में थे, आइडिया आइडिया बुरा नहीं था।
राइट, आइडिया बुरा नहीं था, इसकी एग्जीक्यूशन जो थी वो शायद उतनी अच्छी नहीं हो सकी जितनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्लान की हुई है। देखिए, आप पीपल्स पार्टी की ग्रास रूट लेवल की जो वर्कर्स हैं उनके बारे में आप शक का शायद वो कर सकते हैं, शक कर सकते हैं उनकी काबिलियत के ऊपर, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज एन एजुकेटेड पर्सन, ही वाज अ विजनरी, राइट। हाँ, बैकफायर हो गया, लाइक उस तरह नहीं कर सके। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो वर्कर्स थे, पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, जो इन इंडस्ट्रीज़ में जाके बैठे, वो इतने कैपेबल नहीं थे। So, कई इंडस्ट्रीज़ डेंट हुई इसकी वजह so the से। point is that you can't be the master of all ऑल trades. ट्रेड्स, एग्ज़ैक्टली। You can be a good diplomat, you can be a good foreign minister, but not a good businessman एंड अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट। सो यहाँ पे मसला यही आता है कि सर हमारे पास जो हुक्मरान है वो हर किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं इस प्रोफेशनलिज्म के साथ कि जैसे वही उसमें एक्सपर्ट है। हमारे फौजी हुक्मरान ले लें या हमारे सिविलियन हुक्मरान ले लें, और सबकी नतीजा यही उसका हालत भुगतना आवाम को पड़ता है। है। एनीवे, एब्सोल्युटली सर। अब कुछ ऐसी बातें जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ ग्रास रूट लेवल पे ऐसे रिफॉर्म्स भी किए जिन्होंने आवाम को जेन्युइनली बेनिफिट किया जैसे और कि बड़ी तादाद को, जैसे आपके जो है वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जी। हैं। अच्छा, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो है वो उसकी पहली मर्तबा उसके ऊपर अयूब खान साहब ने काम किया। तो अयूब खान साहब ने कहा कि भई ज़मीन को कंट्रोल करने का कितना राइट होना चाहिए इंडिविजुअल के पास, तो उन्होंने एक लिमिट बना दी थी कि 1000 एकड़ जो है वो बारानी ज़मीन होगी, सही है? मीन्स रेन फेड फार्मिंग जिसके ऊपर होती है, जो इरिगेटेड नहीं होती है, हुँ। और 500 जो है वो इरिगेटेड होगी। भुट्टो साहब ने कहा कि दिस इज़ स्टिल टू मच। उन्होंने उसको फर्दर हाफ किया कि इरिगेटेड जो है वो 250 पे ले आए वो, और जो आपकी रेन फेड थी वो 500 पे ले आए। अच्छा, अब वो अच्छा, जो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ी ज़्यादा रोशनी डालें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस ज़मींदार के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, उसको 500 के ऊपर एग्रीकल्चर करना है, उसके बाद 2 साल का टाइम पीरियड है, अगर वो ये नहीं करेगा, तो उसकी लैंड उससे छीन के गरीब पेज़ेंट फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी डिस्ट्रीब्यूट जाएगी। इसको कम करके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ले आए 250 एकड़ पे, जो बड़ा ज़मींदार है 1000 एकड़ वाला, वो 250 एकड़ के ऊपर एग्रीकल्चर कर ले, बिकॉज़ सर इस बात की इम्पोर्टेंस को समझें कि पाकिस्तान बिकेम एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। हमारा एग्रीकल्चर बिकेगा तो इकोनॉमी का पहिया चलेगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, जीएनपी इंक्रीज होगी। नहीं, इसमें एक और बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, बड़ा मुल्क, बड़ी आबादी का मुल्क है, उसको फीड करना हम्म, और उसको जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनाना इम्पोर्टेंट था। अच्छा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस की, होती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हम्म, सही है। असल में अ, अगर बहुत सारा जो ज़मीन है वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में है, तो गवर्नमेंट उससे ब्लैकमेल भी हो सकती है। हम्म, अच्छा, उसके अलावा वो कभी भी जो है वो कहे कि मैं अपनी ज़मीन किसी और को बेच रहा हूँ, तो जो ठेके पे मज़ारे जो छोटे जो है वो फार्मर्स काम करते हैं, ज़मीन उनकी नहीं होती है, वो किराए पे ज़मीन लेते हैं और वो उसके ऊपर काम करते हैं। भुट्टो साहब ने ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर कोई शख्स अपनी ज़मीन बेचने का प्लान कर रहा है, जिसके ऊपर कोई और जो है वो ठेकेदारी पे काम कर रहा है, हम्म, रेंट पे लेके काम कर रहा है, द फर्स्ट राइट ऑफ परचेज़ उस आदमी का होगा जो उसके ऊपर काम कर रहा है। हम्म, सेकंडली, बिफोर द हार्वेस्ट द लैंड कैन नॉट बी सोल्ड। ये एब्सोल्युटली तो ये सर। ये मेजर जो है ना, ये एक पाकिस्तान में जो निज़ाम एक और चलता हुआ आ रहा था, सरदारी निज़ाम, उसके अंदर होता ये था कि सरदार और लैंडलॉर्ड जो है वो अपने लैंड रेंट पे देते थे। जब फार्मर का हार्वेस्ट तैयार होता था तब उसको प्रॉफिट मिलता था। जब उसका फार्मर का हार्वेस्ट तैयार होता था वो बोलते थे हमने ज़मीन बेच दी, और वो फार्मर और उसकी फैमिली जिसने 6 महीनों ज़मीन पे काम किया वो वो सफ़र बेचारे करते थे। सफ़र करते थे। अच्छा, आपकी बात कि भुट्टो ज़िंदा है, एक वजह ये भी सही। है। तो अब बेशक। बाकी हम ज़रा देखते हैं कि खाली ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एग्रीकल्चर रिफ़ॉर्म्स पे काम नहीं किया। हुँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के एग्रीकल्चर के बाद एजुकेशन रिफ़ॉर्म्स भी थे। सही, अनफॉर्च्यूनेटली अब इसके जो ऊपर नहीं करने चाहिए डिबेट थे, है। जो नहीं करने चाहिए थे। चलिए, सर आपका क्या ख़्याल ज़ुल्फ़िकार है? अली भुट्टो साहब हमेशा की तरह, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बेजा एडवेंचरिज्म और एक्स्ट्रॉर्डनरी गलत फैसले उनके, कि उन्होंने ये सोचा कि भाई लिटरेसी रेट वाज 26%। पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोगों की जो जो परसेंटेज थी वो 26% थी, एंड द क्राइटेरिया? और लिटरेसी रेट का क्राइटेरिया अगर आप ना पूछें आपको अफसोस होगा। भारत सर, लिटरेसी रेट, चले हम ये समझ रहे हैं कि मैट्रिक क्वालिफाइड को अगर हम लिटरेट कंसिडर करते हैं, जिसको अपना नाम पढ़ना और लिखना आता है उसको हम लिटरेट कंसिडर करते हैं, तो 26% अलमी है, हमारे पास बहुत बड़ा सर, आज तक भी ऐसे ही है। अलमी है ये। 32% है सर। चल, सो भारत, तो लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा कौम को पढ़ाने लिखाने के शौक में इन्होंने सारे
स्कूल्स को नेशनलाइज कर दिया। दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन एवर। अब इससे हुआ क्या सर, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लास्टिंग था। हुआ ये कि जैसे कुछ बड़े स्कूल्स हैं शहर के, ठीक है, वो ओवर क्राउडेड हो गए और जो सरकारी स्कूल्स हैं वो खाली हो गए, क्योंकि हर स्कूल में हर बच्चे की फीस थी ₹1, ठीक है? और तो हर गरीब आदमी जो अपने बच्चे को ऑलरेडी स्कूल भेज रहा है, वो ये चाहता था कि मेरा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। जो सबसे अच्छा स्कूल था, वहाँ पे टीचर्स की, स्टाफ की, स्टेशनरी की और सारे फर्नीचर वगैरह इक्विपमेंट्स की कमी हो गई। और जिन स्कूल्स के जो गवर्नमेंट स्कूल से जो पहले से चल रहे थे, उन स्कूल में ओवर स्टाफिंग हो गई। वहाँ पे घोस्ट एम्प्लॉइज़, वहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी टीचर्स फारिग बैठे रहते थे, बच्चे नहीं होते थे उनके पास। तो यहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होने के बजाय मज़ीद जो है वो तबाही का शिकार हुआ। और 6 से 7 साल के दौरे हुकूमत के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सर 1% लिटरेसी रेट को बढ़ा सके। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं इसके ऊपर। क्या हर इंसान और हर बच्चे का ये हक नहीं है कि उसको जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन दी बिल्कुल, जाए? और दूसरा सवाल ये कि कंपल्सरी। क्या ये सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल सरकार की ज़िम्मेदारी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो सरकार है होने की हैसियत से उन्होंने ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल की ऐसे। और मेरे ख़्याल में दोबारा आपका मेरे बारे में ये राय नॉर्मली है कि मैं बायस्ड हूँ भुट्टो की तरफ, लेकिन अगेन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये विज़न गलत नहीं था। हुँ, हो सकता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को और अपनी पार्टी के जो सूबाई लीडरान थे उनको पैसिफ़ाई करने की एफ़र्ट में उन्होंने जो है वो कुछ ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट्स की जो शायद उसके अहल नहीं थे। और अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा किया है, तो ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नाअहली ही तस्वुर की जाएगी, उनकी गलती ही सर तस्वुर की जाएगी। हम उनको उसके ऊपर क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। सर आप इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, हेल्थ सोशल रिफॉर्म, मेडिसिन रिफॉर्म, आप जो भी रिफॉर्म देखते हैं इसके पीछे नीयत आपको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉजिटिव ही नज़र आती है। मसला सारा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही आ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की जो वीकनेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैड गवर्नेंस की वज़ह से और सिर्फ़ और सिर्फ़ करप्शन कल्चर की वज़ह से। और ऑब्वियसली अगर पीपल्स पार्टी का दौर है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नहीं, क्या ही हम अचीव तरक्की करें? भी एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल सर, आप करते रहें, गुड लक। सर कल मुझे और रिफ़ॉर्म्स पे बात करते सर हैं। एक चीज़ आप भूल गए यहाँ पे, ये आपके साइड का पॉइंट था। क्या? सर, एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंदर अ, जो मेन एम था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, दैट वाज़ टू टू ब्रिंग इन मेक इक्वालिटी। ब्रिंग एन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर एलीट क्लास एंड फॉर द पुअर क्लास। और गरीब बच्चे के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना। लेकिन हमारे मुल्क के गरीबों का क्या कीजिए कि जिन्होंने फिर भी अपने बच्चों को, जब ₹1 फीस हो जाती है, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, बिकॉज़ वो चाइल्ड लेबर पे बिलीव करते हैं। और जैसे कि पंजाब के और सिंध के जो गरीब तबका है, वो अपने बच्चों को काम पे भेजना प्रायोरिटी समझता है अपने, क्योंकि जब वो काम पे भेजेंगे तो वो पैसे कमा के लाएँगे। मेरे और घर की अगर इकोनॉमी इंप्रूव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो गरीब का बच्चा अमीर के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ने वाली आइडियोलॉजी थी, इसको पाकिस्तान की जो एलीट थी ना, पाकिस्तान के जो अमीर लोग थे, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं बहुत किया, ज़्यादा क्योंकि ये एग्री नहीं किया। होता एक्सेप्ट। तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में नए प्राइवेट स्कूल्स का राइज़, हुँ, जैसे कुछ 2-3 बड़े तालीमी इदारे, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, हुँ। वो 1975 में एक इदारा मार्ज़ वजूद में आता है, जिसने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एजुकेटेड प्लस रिच क्लास को कैटर किया। फिर 1978 में उसी इदारे से एक और इदारा ऑफशूट करता है। फिर एक इदारा जो है वो 1981 में बनता है। सर मैं नाम लेना अ, पसंद कर आप लेता नाम लेना पसंद करेंगे? हूँ। जी, मैं इसको सिटी जो स्कूल बीकन हाउस फाउंडेशन पब्लिक। इसको थोड़ा-सा तरतीब सही कर लें आप। जी, सबसे जी। पहले बीगल हाउस 1975, फिर जी, जी। 78 सिटी स्कूल, 1980 या 81 फाउंडेशन पब्लिक स्कूल। फाउंडेशन पब्लिक। और फिर वही बात आ गई कि अमीर का बच्चा अलग पढ़ेगा, गरीब का बच्चा अलग पढ़ेगा। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कोई बच्चा तालीम से इसलिए नहीं महरूम रहना चाहिए, अच्छी तालीम से, कि उसके बाप के पास पैसा नहीं सर है। लेकिन अब उन गरीबों का क्या करेंगे जो अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते? सर बैतुल-माल स्कूल खोले, बच्चों को इंसेंटिव दें स्कूल आने का, यस। जैसे खुले हुए हैं आजकल पाकिस्तान में, अच्छा, स्कूल आने के पैसे मिलते हैं अच्छा, बच्चों को। हाँ जी, अच्छा, खैर ये भी सिंध हुकूमत का इनिशिएटिव है। अच्छा। हाँ, सही। तो हाउ गुड दे आर। यू नो 2006 के ज़लज़ले में जिन जगहों पे डॉक्टर्स नहीं पहुँच सके थे, जिन जगहों पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, उन जगहों पे इन पैरामेडिक्स ने, लेडी हेल्थ वर्कर्स ने ख़ास तौर पे, और बेसिक हेल्थ यूनिट्स ने और रूरल हेल्थ सेंटर्स ने, जो बच गए थे ज़लज़ले की तबाही से, दे प्लेड अ वाइटल रोल इन द रिकवरी ऑफ द पीपल। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दिस वर्क ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज़ ह्यूज। हालाँकि एक रूरल हेल्थ सेंटर जो था वो 60,000 लोगों को कैटर कर रहा था, और एक बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो 20,000 लोगों को कैटर कर रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज लाते हैं, तो एक बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा है, एक बच्ची जो एमबीबीएस कर रही है, वो किसी गाँव में जाके काम करने के लिए शायद तैयार नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद इन
इदारों ने इन यूनिट से बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन अगेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुछ पॉलिसीज़ मेडिकल सेक्टर में ऐसी थी, जो उस तरह अपना जो है वो इफ़ेक्टिवनेस शो नहीं कर सकी, जिस तरह उनको करना चाहिए था। और ये सवाल मुझे आपके सामने रखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के हवाले से और मेडिसिन्स के हवाले से जो पॉलिसी थी, वो किस हद तक इफ़ेक्टिव? सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगेन एक एब्रप्ट डिसीजन लेते हैं कि दवाइयों की प्राइसेस को कम होना चाहिए। दवाइयों की प्राइसेस बहुत महँगी हो रही हैं और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ख़ास तौर पे लोगों को महँगी दवाइयाँ प्रोवाइड करती है। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ब्रांड नेम से, जैसे जीएसके एक ब्रांड है, एबट एक ब्रांड है, तो ब्रांड नेम से दवाई की सेल के ऊपर लगा दी पाबंदी और उसके केमिकल फ़ॉर्मूला से जी। ये दवाइयाँ बिकना शुरू हो गई। इससे हुआ ये कि और उसकी प्राइस को भी सब्सिडाइज़ कर दिया गया। इससे हुआ ये, सर फ़ायदा ये हुआ कि दवाइयाँ बहुत सस्ती हो गईं, मगर नुकसान ये था कि वो अवेलेबल ही नहीं थी। और उनकी वजह क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत सारी जाली मेडिसिन्स मार्केट में आ गई, क्योंकि ब्रांड नेम तो है नहीं, अब वो पैकेजिंग तो अलाउ ही नहीं है। और अगर उनकी वजह से किसी को नुकसान हो जाए तो किसी को आप पकड़ ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली सर, मैं आपका इसका फैक्ट बताता हूँ कि हुआ ये कि जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी, उन्होंने अपने बिज़नेस यूनिट्स यहाँ से क्लोज़ करके चले गए। वजह ये थी कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही थी। जब उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, उन्होंने यहाँ से क्लोज़ कर, तो हमें ये मालूम हुआ कि हेपेटाइटिस, एड्स, एचआईवी, डिफरेंट जो लीथल डिज़ीज़ हैं, जो जानलेवा अमराज़ हैं, उनकी कैंसर जैसे जानलेवा अमराज़, उनकी दवाइयाँ तो वही मेडिसिन कंपनीज़ प्रोड्यूस करती थी। तो फिर हमें मजबूरन इंडिया से दवाइयाँ मँगवानी पड़ती थी, लेकिन जब तक दवाई आती थी, मरीज़ अल्लाह के पास पहुँच चुका होता था। यानी कि आप कह इसकी वजह से सर कमोबेश अकॉर्डिंग टू वन स्टैट दैट आई हैव रेड, 40,000 से ज़्यादा मरीज़ों की डेथ इनअवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स की वजह से होती है। दैट इज़ ट्रेजिक, ये नंबर मेरे लिए नए हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, सही है, उनका काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, सही है। पॉलिसीज़ में गलतियाँ भी होती हैं, बैकफायर्स भी होते हैं, सही है, उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन इसके सीखने की कॉस्ट ज़रा पाकिस्तानी अवाम के लिए ज़्यादा होगी। सर हर चीज़, हमारे हर लीडरशिप जो भी डिसीजन लेती है, उसकी कॉस्ट तो पाकिस्तानियों को, हमें और आपको ही पे करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे आरएचसी और बीएचयू के ऊपर भी थोड़ी-सी जो आपने डिस्कशन की और आपने बहुत कन्वीनिएंटली उसकी फ़ेवर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ले गए। सर आरएचसी रूरल हेल्थ केयर सेंटर 60,000 लोगों के लिए एक 200 बेड का हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया गया रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट था। इसी तरह से बीएचयू बेसिक हेल्थ यूनिट एक क्लिनिक टाइप के 20,000 लोगों के लिए, जहाँ पे 20,000 की पॉपुलेशन थी, उनके लिए एस्टैब्लिश किया, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जब ये एस्टैब्लिश हो गए तो इनको एहसास हुआ कि डॉक्टर्स तो हैं नहीं, जब डॉक्टर्स नहीं हैं तो जल्दी-जल्दी मेडिकल कॉलेजेस की लाइन लगा दी गई। ये सोचे बगैर कि वहाँ से जो बच्चा एमबीबीएस करके निकलेगा उसको 7 साल लगेंगे और उसमें आपकी गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली जा चुकी होगी। 5 साल लगेंगे, 7 क्यों लगेंगे? सर हाउस जॉब भी। अच्छा, अब मैं समझा मुझे हड़तालों अच्छा, यहाँ हाउस जॉब से भी मुझे एक बात याद है। ये जो आपने बात बताई ना कि सर एक आगा खान यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली बच्ची या कोई डॉक्टर जो है, वो क्यों जाके घारो और दादू के अंदर सर्व करेगा? तो इसके लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक लॉ निकाला था कि भई हाउस जॉब का जो आज तक चलता हुआ आ रहा है लॉ, वो ये था कि भई गवर्नमेंट विल प्लेस द डॉक्टर्स वेयरएवर दे कैन। तो ये एसी में बैठ के एमबीबीएस करने वाले बच्चों को जो है, वहाँ पे जाके गरीबों का इलाज देखिए, भी जब करना आप पड़ता। एसेंशियल सर्विसेज़ में आएँगे ना, तो आपको रगड़ा तो लगेगा ऐसे और इसके लिए और मेंटली लगना चाहिए। प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर। नर्सिंग स्कूल्स बने। अच्छा, एक बात आपने जो है वो क्या कहते हैं, ये रूरल हेल्थ सेंटर्स के ऊपर आपने बहुत एम्फसाइज़ किया, जिससे मुझे ये वाइब आई कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ़ जो है वो क्या कहते हैं आपने अ, उनको सिर्फ़ 60,000 लोगों के ऊपर एक 200 बेड का हॉस्पिटल। देखिए, आपकी मेजर पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, यस सर। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि आपका रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है, वो जनरली ज़्यादा सेहतमंद है। हुँ। तो इनके लिए ये रेशियो जो था वो बड़ा कैलकुलेटेड था और इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। तो बेसिक हेल्थ यूनिट में 20,000 लोगों के ऊपर एक बीएचयू और उनके ऊपर एक रूरल हेल्थ सेंटर्स वाज़ फीज़िबल एडेक्वेट। इनफ। देखिए, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ सर, लेकिन डॉक्टर ही ना हो और कुत्ते-बिल्लियाँ घूम रहे हों, तो ऐसे द बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल, तब मेरा भी लेकिन इसका एक डिफरेंट है। नुकसान हुआ। हुँ, इसका नुकसान ये हुआ क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे, हुँ, सही हुँ, है? तो एक टर्म यूज़ होती है क्वैक, सही है? तो क्वैक कहते हैं आप उन डॉक्टर्स को जो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं होते, उनको आप अताई कहते हैं, हुँ, बेसिकली। वो होते हैं कि वो लोग कराची जैसे शहर में या लाहौर जैसे शहर में किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कंपाउंडर होते हैं। हुँ। उनको बीमारियाँ और दवाएँ समझ में आ चुकी होती हैं, क्योंकि 10 साल से 12 साल से वो कंपाउंड सर ये करते तो होते हैं। टीचिंग में भी हो रहा है तो भारत।
मैं इसके ऊपर जो है ना कोई तबसरा नहीं करूँगा। तो ये क्वैक डॉक्टर्स का राइज़ हुआ इसकी वज़ह से, ज़ुल्फ़िकार हुँ, अली भुट्टो की इस पॉलिसी की वज़ह से, और बिल्कुल सर। बहुत सारे इलाकों में इनकी वज़ह से हादसात भी हुए। हुँ, तो अगेन द सेम थिंग कि पॉलिसीज़ वर देयर, सम ऑफ देम वर गुड, सम ऑफ देम वर बैड, बट फॉर टुडे आई बिलीव दैट लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। तो यू वी हैव आर बीन बीइंग वेरी वेरी हॉस्टाइल टू द पॉलिसीज़ ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, एंड आई डोंट नो कि ये करंट यानी कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में रहने की वजह से है, या फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने हमेशा नेगेटिवली देखा। लेकिन हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफ़ॉर्म्स की बात करेंगे, तो आई थिंक एंड आई होप योर परसेप्शन माइट चेंज। सर। अगर मैं सिंध में नहीं रह रहा होता तो शायद मैं और ज़्यादा हॉस्टिलिटी शो करता, लेकिन मुझे अपने घर भी जाना है और सिंध में भी रहना है। नहीं तो ऐसा इस वजह से ऐसा कुछ भी इस वजह से सर भी कर रहे हैं। सर इस वजह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरी नज़र में अम, जब आप इनका पॉलिटिकल करियर अय्यूब खान के टाइम से जब से शुरू होता है, तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा कोई पॉज़िटिव चीज़ें जो है ना कायदे अवाम वाली कोई बात इनमें नज़र नहीं आती। माज़रत के साथ मेरे ख़्याल में कि इनको ओवर हाइप्ड किया गया है, ये बहुत बड़े कोई अवामी लीडर थे नहीं, ठीक है? और मैं इनकी इससे वजह से बांग्लादेश का टूटने में इनका रोल, और फिर अय्यूब खान की गवर्नमेंट के फेलियर में इनका रोल, फिर इसके इनकी अपनी गवर्नमेंट के फेलियर्स, और फिर इनके बाद एक और मार्शल लॉ, इन सब चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा रोल आता है। और अगर आप पर्सनल लाइफ़ के ऊपर आएँगे, तो सर आपको हॉस्टिलिटी के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत डार्क साइड है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। in the next meet the past in the other episode, and we'll discuss administrative and military reforms of एब्सोल्यूटली। Hollywood. Thank थैंक you यू very सर, much. थैंक यू।